हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 41 से 44 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले 40 तक सेक्शन हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। 41 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेन एग्जाम में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें इंजेक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड, इंजेक्शन कब कोर्ट रिफ्यूज करेगी, इसके बारे में बताया गया है। इसमें 11 चीजें ऐसी बताई गई हैं कि जिनमें कोर्ट उनका इंजेक्शन नहीं देगा। इसमें फर्स्ट कहा गया है टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग a judicial proceeding pending at the institution of the suit in which injunction is sought, unless such restraint is necessary to prevent a multiplicity of proceeding। इसको समझ लेते हैं कि इसमें कोई भी कोर्ट किसी को जुडिशियल प्रोसीडिंग करने से रोक नहीं सकती। ऐसा नहीं कर सकती है कि आप इस चीज का दावा, इस चीज का प्लेंट कोर्ट में डाल नहीं सकते, केस फाइल नहीं कर सकते, इसके बारे में कोर्ट इंजेक्शन नहीं देगी। लेकिन अगर मल्टीसिप्लिटी है, मल्टीसिप्लिटी मतलब एक ही बात के 10 मुकदमे, कई मुकदमे हो, तो उनको कोर्ट इंजेक्शन कर सकती है कि वो एक साथ एक ही कोर्ट में या उसी केस में, उसी प्लेंट में उनको ऐड करके फाइल किए जाएं। सपोज करते हैं कि एक किसान है और उसका बड़ा खेत है, 1 बीघे का खेत है, और उसने प्लॉटिंग कर दी और उसमें से 10, 12 या 6, 7 प्लॉट बिक गए। बाद में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो 10, 12 लोग अलग अलग केस फाइल करें। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे के लिए कोर्ट इंजेक्शन दे सकती है कि वो सारे जो अलग अलग प्लेंट्स हैं वो सब एक जगह कलेक्ट हो करके एक साथ वो चलें। ऐसा इसमें इंजेक्शन दे सकती है, लेकिन केस फाइल करने से किसी को कोर्ट नहीं रोक सकती। इसका सेकंड कंडीशन है टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजेक्शन इज साउट। इंजेक्शन लेने के लिए हमको कोई कोर्ट इस बात के लिए इंजेक्शन नहीं देगी कि आप इस कोर्ट में मुकदमा फाइल नहीं कर सकते। जिस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन होगा वो उस केस को वहां फाइल कर सकता, और हम इस बात के लिए कोर्ट इंजेक्शन नहीं दे सकती कि ये मुकदमा इस कोर्ट में फाइल नहीं कर सकती। सबऑर्डिनेट कोर्ट में फाइल, अब कह दे कि हमारा जो 5 लाख उसकी वैल्यू है वो इस कोर्ट में फाइल ना करे और किसी कोर्ट में फाइल करे जा करके, इस बात के लिए इंजेक्शन नहीं मिलेगा, कोर्ट इंजेक्शन नहीं देगी। थर्ड इसका सी पार्ट कहता है टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब हायर अथॉरिटीज, जैसे डीएम है, जैसे एसएसपी है, जैसे जो भी हमारे हायर अथॉरिटी है, नगर निगम अधिकारी है, या और जितने चीजें हैं, सचिव है, कोई प्रमुख सचिव है, इनसे मिलने से कोर्ट इंजेक्शन नहीं दे सकते कि आप ऐसा है डीएम साहब से नहीं मिल सकते, इसका इंजेक्शन ग्रांट किया जा सकता है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी से मिलने के लिए इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। इसका फोर्थ पार्ट टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन ए क्रिमिनल मैटर। इस बात के लिए भी कोर्ट इंजेक्शन नहीं देगी कि आप मेरे खिलाफ या इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं करेंगे। क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग करने से रोक
नहीं सकती, इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी ऐसा इलीगल वर्क करते हैं और आपके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल करने जाए तो कोर्ट इस बात के लिए इंजेक्शन नहीं देगी कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। फिफ्थ पार्ट, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। अब हम फिफ्थ पार्ट में आ जाते हैं कि कोई बहुत अच्छा गाना गाता है या बहुत अच्छा ड्रम बजाता है या बहुत अच्छा फ्लूट बजाता है, हम उसके इस बात के लिए इंजेक्शन नहीं ले सकते कि ये अपना वर्च्यू, अपना जो फ्लूट बजा रहा है, अपना जो ड्रम बजा रहा है या अपना जो गाना गा रहा है, इसको रिस्ट्रेन कर दिया जाए, गाना गाने से मना कर दिया जाए। इस तरीके का हम इंजेक्शन कोर्ट नहीं देगी। 6 में आते हैं, टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस ऑफ एन एक्ट ऑफ विच इट इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी ए न्यूसेंस। वो न्यूसेंस के लिए केस जाता है, केस फाइल करता है, लेकिन वो न्यूसेंस नहीं है। जैसे हम हमारा प्लॉट है, एक प्लॉट है या एक मकान है, हमारा मकान के सामने कोई अथॉरिटी प्लॉट बना रही, पार्क बना रही है। हमारा मकान है, मकान के सामने कोई पार्क बना रही है। अब हम कोर्ट में इंजेक्शन के लिए जाते हैं कि इस पार्क को बनाने से रोक दिया जाए, क्योंकि जब ये पार्क बनेगा तो इसमें बच्चे खेलेंगे, शोरगुल होगा और उससे हमें डिस्टर्ब होगा। ये न्यूसेंस के लिए जाते हैं, जबकि ये न्यूसेंस नहीं है। इसलिए कोर्ट ऐसी चीजों का इंजेक्शन नहीं देगी। इसके बाद, टू प्रिवेंट ए कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज अक्वाइज्ड। अब इसमें आ जाते हैं कि एक पर्सन है, हम क्या कर रहे हैं इसमें कि एक प्लॉट है और उस प्लॉट में हम कोई कंटिन्यू उसमें अवरोध कर रहा है और हम जानकारी में मैं समझ रहा हूं कि इसमें ये हो रहा। लोगों ने एक मोहल्ले में एक खाली प्लॉट पड़ा था, लोगों ने मोहल्ले में चंदा इकट्ठा किया, मुझे मालूम है, और उसमें से एक हैंडपैप लगवा दी, ये भी मेरे सामने हुआ है। उसमें से पूरा मोहल्ला उस हैंडपैप से पानी भरने लगा, पूरा मोहल्ला उस हैंडपैप से पानी भरने लगा। अब भरते हुए कुछ साल बीत गए, उसके बाद हम कोर्ट में जाते हैं कि मेरे प्लॉट में हैंडपैप लगा, मोहल्ले भर का पानी भरने से रोक दिया जाए। तो कोर्ट इस बात के लिए कहेगी इतना टाइम लगा, आपके संज्ञान में था, आपने तब इसको क्यों नहीं रोका। तो ऐसी चीजों के लिए कोर्ट इंजेक्शन नहीं देगी। इसके बाद में, व्हेन इक्वली एफिक्यूशियस रिलीफ कैन सर्टेनली टू ऑब्टेन बाय any other usual mode of proceeding except in case of breach of trust। अब इसके बारे में कहा गया कि अगर कोई रेमेडी बाकी है आपके लिए, अदर रेमेडी मौजूद है, एक दूसरा विकल्प मौजूद है आपके पास में, तो आपको वो विकल्प चुनना चाहिए पहले। उसके लिए इंजेक्शन कोर्ट नहीं देगी। दो विकल्प हैं, एक विकल्प आपके लिए खुला है और आप उस विकल्प को छोड़ करके आप इंजेक्शन के लिए आते हैं, तो कोर्ट पहले बोलेगी कि आप वो विकल्प पूरा करिए, उसके बाद में इंजेक्शन के लिए आइए। हम एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं कि एक प्लॉट है, अब प्लॉट में हमारा एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल 10 महीने तक हमने एग्रीमेंट में जो पेमेंट, रेस्ट पेमेंट था वो नहीं दिया और ना ही मेरे पास में पेमेंट देने के लिए है। हमारा रेस्ट टाइम कितना है, 2 मंथ उसमें रेस्ट रह गए। अब हम कोर्ट में जाते हैं इंजेक्शन के लिए कि साहब इसको इंजेक्शन दे दिया जाए कि ये प्लॉट कभी ना बेचे। हमारा क्या है टाइम, 2 मंथ। तो कोर्ट पूछ सकती है कि आप पेमेंट करो और उससे आप अपने पक्ष में बैनामा कराइए, आप
कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराइए। ये आप क्यों नहीं करते? तो आप कोर्ट को बताते साहब हमारे पास पेमेंट नहीं, 2 मंथ की बाकी है, पेमेंट नहीं, इसलिए इसको हमेशा के लिए बेचने से रोक दिया जाए। तो जब अदर रेमेडी हमारे पास है कि हम उसको पैसा जमा करके और प्लॉट को अपने नाम रजिस्ट्री करवा सकते हैं, तो फिर इंजेक्शन के लिए हम नहीं जा सकते। ऐसे में कोर्ट उसको इंजेक्शन नहीं देगी। फिर ये नेक्स्ट इसको 2018 में अमेंड किया गया और अमेंड करके इसको जोड़ा गया, इफ इट वुड impede or delay the progress of completion of any infrastructure project or interfere with the continued provisions of relevant facility related thereto or surviving being the subject matter of such project। इसमें एक चीज कहा गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होते हैं? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे हाईवे बनाना, कैंसर हॉस्पिटल बनाना, एक मल्टीप्लेक्स बहुत बड़ा बनाना, ठीक, ऐसे चीजें क्या होती हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। अब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई हाईवे निकल रहा है या कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, हमारा प्लॉट बीच में आ रहा, अब हम उसके लिए जा रहे हैं कि साहब इसको इंजेक्शन दे दिया जाए कि हाईवे हमारे इधर से नहीं निकले। तो जो हाईवे निकालने के लिए हम एक प्लॉट को लेकर के इंजेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उनके लिए कोर्ट इंजेक्शन नहीं देगी। ये हमारा 2018 में इसको अमेंड किया गया है। नेक्स्ट इसका है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ और हिज एजेंट has been such as to disentitle him to the assistance of the court। अब इसमें क्या करते हैं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें कहा गया है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में कि 1 साल तक ये हमें पेमेंट, हमें जो है बी माल भेजता रहेगा, और हमने उसको स्टार्टिंग में 50% पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद 6 महीना उसने माल भेजा, 50% जो पेमेंट किया था उस पेमेंट का माल वो हमारे पास भेज चुका है। अब रेस्ट पेमेंट हम उसको भेज नहीं रहे हैं। हम कोर्ट में इंजेक्शन के लिए जाते हैं कि साहब इंजेक्शन दिया जाए कि ये रेस्ट माल हमारे पास में भेजे। तो कोर्ट हमारे से पूछेगी कि आपने जो टर्म कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट की वो पूरी की कि नहीं की, उसमें से जो 50% रेस्ट पेमेंट है जमा किया है कि नहीं जमा किया। हम बोलते हैं कि नहीं जमा किया, तो कोर्ट कहेगी पहले वो पेमेंट जमा करें फिर इंजेक्शन के लिए आए। हम कहते हैं कोर्ट में हमारे पास पेमेंट नहीं है, तो भाई माल कैसे आएगा? तो इसके लिए कोर्ट इंजेक्शन नहीं देगी जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं कि व्हेन द प्लेंटिफ हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। किसी जो केस फाइल कर रहा है उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं है। जैसे 2 ब्रदर हैं, एक ब्रदर के नाम में प्लॉट है और जिसके नाम पे प्लॉट है उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि दूसरे लोग उसमें अतिक्रमण कर रहे हैं या उसमें कुछ नुकसान कर रहे हैं। उसका ब्रदर जिसके नाम पे प्लॉट नहीं है वो इंजेक्शन के लिए जा रहा है, उसका तो कोई लाभ नहीं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, तो उसे कोर्ट इंजेक्शन नहीं देगी। जिसका रिलीफ है, जिसको उसमें से इन्वॉल्वमेंट है, उसी को कोर्ट में जाना पड़ेगा। जिसके नाम पे प्लॉट है वही अगर जाएगा तो कोर्ट इंजेक्शन देगी, लेकिन अदर जिसका कोई उससे लेना देना नहीं है, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसको इंजेक्शन नहीं देगी। तो ये 11 चीजें हैं जो सेक्शन 41 में बताई गई, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किसमें कोर्ट इंजेक्शन देगी और इन चीजों में कोर्ट इंजेक्शन नहीं देगी। अब इसमें सेक्शन 42 में आ जाते हैं, इंजेक्शन टू परफॉर्म निगेटिव एग्रीमेंट। इंजेक्शन टू परफॉर्म निगेटिव एग्रीमेंट, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कहा गया है कि कोई एग्रीमेंट किया जाता है, कोई एग्रीमेंट किया जाता है और एग्रीमेंट में 2 चीजें हैं। एक चीज ये सेक्शन 41 के ई का एक्सेप्शन है, उसका अपवाद है।
इसमें कहा गया एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें हैं, एक पॉजिटिव चीज लिखी है मीन्स अफर्मेटिव, और दूसरी नेगेटिव चीज लिखी है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चीज क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट में, इसके बारे में समझ लेते हैं। एक हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक ऑर्केस्ट्रा कंपनी है और उस ऑर्केस्ट्रा कंपनी में एक ड्रम बजाने वाला है। अब हम उस ऑर्केस्ट्रा कंपनी के मालिक हैं, हमारा ड्रम बजाने वाले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि 1 साल तक आप हमारे इस ऑर्केस्ट्रा कंपनी में ड्रम बजाएंगे, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन ये ड्रम बजाएंगे ये बात हो गई अफर्मेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमारे ऑर्केस्ट्रा को छोड़ करके आप कहीं और किसी भी जगह किसी भी ऑर्केस्ट्रा के साथ या कहीं पर आप ड्रम नहीं बजा सकते, ये हो गया उसका निगेटिव बात। तो अब ये दो बातें इसमें हो गई। अब हम वो 6 महीने तक ड्रम हमारे में बजाता है, बजाने के बाद में 6 महीने के बाद आना बंद कर देता है, दूसरी जगह बजाने के लिए कोशिश करता है या बजाने लगता है। तो हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे कि साहब हमें इसका इंजेक्शन दिया जाए। तो कोर्ट 1 साल तक वो हमारे यहाँ ड्रम बजाएगा, ये हो गई अफर्मेटिव चीज। ये हमारे ई में हुआ, इसका 41 सेक्शन 41E कि वो हमारे यहाँ अपना क्वालिटी अपना वर्च्यू करेगा, हमारे यहाँ 1 साल तक परफॉर्म करेगा, इसके लिए इंजेक्शन नहीं देगी। लेकिन कोर्ट कहती है कि अगर कहीं और नहीं बजाओगे, ये निगेटिव है, निगेटिव के लिए कहती है कि ठीक है आप इनके यहाँ बजा रहे हो या नहीं बजा रहे हो इसके लिए हम इंजेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन आज के बाद से कहीं और भी नहीं बजाओगे, इसके लिए हम इंजेक्ट करते हैं, इसके लिए हम इंजेक्शन देते हैं, तो वो कहीं और भी नहीं बजाएगा। ये कोर्ट इंजेक्शन दे सकती है निगेटिव के लिए, लेकिन अफर्मेटिव या पॉजिटिव के लिए नहीं दे सकती। इनमें से जो बात, तो ये समझ में आ गया होगा सेक्शन 42 निगेटिव क्या होगा कि हमारे यहाँ ही काम करोगे लेकिन कहीं और नहीं करोगे और इतने समय तक, तो हमारे यहाँ नहीं काम करता है, हम कोर्ट इंजेक्शन कर सकते हैं कि ये भी कि आप कहीं और भी नहीं करेंगे, इसके लिए इंजेक्शन दे सकती है। अब इसका सेक्शन 43 और 44 रिपील कर दिया गया, इसको निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। अब इसमें सेक्शन 41, 42 समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। इसमें हम सेक्शन 1 to लेकर के 44 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड जो आए हुए हैं, इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी जुडिशियल एग्जाम्स में, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि जितने 1 से 44 तक क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।